टाइम्स में खुशामदीद। हिजबुल्लाह ने इसराइल पर एक और ख़तरनाक और तबाहकुन हमला किया है। इसराइल में ज़बरदस्त तबाही मची है। 15 इजरायली सेना के मरने और घायल होने की खबर सामने आ रही है और हिजबुल्लाह का हमला इसराइल पर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हिजबुल्लाह के हमलों में शिद्दत आती रही है। इससे पहले 13 अक्टूबर को हिजबुल्लाह ने कामयाब ड्रोन अटैक किया था, जिसमें हिजबुल्लाह ने एक इजराइल के मिलिट्री बेस को निशाना बनाया और इसमें 20 से ज़्यादा इजरायली सेना की हलाकत हुई, 70 के करीब जख्मी हो गए और उस हमला ने इजराइल की कमर हिला दी। इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम हो गया, इजराइल का आयरन डोम भी नाकाम साबित हुआ। उसके बाद कल की खबर है जब हिजबुल्लाह ने ड्रोन के जरिए कामयाब हमला किया और इजराइल के वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू के घर को निशाना बनाया। और कल भी दुनिया भर की मीडिया ने इस वाक़या को नोटिस में लिया और रिपोर्ट किया कि इजराइल का आयरन डोम अब नाकाम हो चुका है। इजराइल के 3 लेयर में मौजूद एयर डिफेंस सिस्टम को भी हिजबुल्लाह ने नाकाम बना दिया है और हिजबुल्लाह की टेक्नोलॉजी इजराइल की टेक्नोलॉजी से आगे बढ़ गई है, मजबूत हो गई है। इजराइल को हाल ही में अमेरिका ने अपना थाड भेजा है, वो थाड भी हिजबुल्लाह के हमलों से इजराइल को बचाने में नाकाम साबित हुआ है। और उसी हमले के बाद इजराइल के वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू ने ट्वीट किया और ट्वीट करते हुए बिन्यामिन नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह को सीधे सीधे धमकी दी है, ईरान को धमकी दी और कहा मुझे मारने की, मेरे घर पर हमला करने की बहुत भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी, हम इसको बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। लेकिन हिजबुल्लाह इस तरह की धमकियों की जद में नहीं आ रहे हैं, उनका हमला बढ़ता जा रहा है। आगे मजीद डिटेल्स बताएंगे, लेकिन ये जो ताज़ा हमला हिजबुल्लाह ने किया है शनिचर इतवार को, उस हमले की डिटेल से सामने आई है कि इजराइल के अल जलील के एरिया में हिजबुल्लाह ने रॉकेट से हमला किया और इस रॉकेट के हमले में इजरायली फौजियों का नुकसान हुआ। इसके अलावा इजराइल में हैफा का जो एरिया है उसके आसपास के इलाकों में भी रॉकेट से हमला किया और हमला भी कामयाब रहा। फिर मिसाइल से भी हमला किया और मिसाइल हमला भी हिजबुल्लाह का कामयाब रहा। इसके अलावा करियात, शमूना और हैफा में जो इजराइल के फौजी अड्डे हैं यहाँ पर भी मिसाइल से हमला किया और हमला भी हिजबुल्लाह का कामयाब रहा। इसके अलावा लबनान की सरहदों के मुख्तलिफ पॉइंट पर लगातार इजरायली आर्मी ने दाखिल होने की कोशिश की और हर जगह हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने, फाइटर्स ने रोक दिया और अंदर दाखिल नहीं होने दिया। इजराइल की फौजी गाड़ियों को, उसके टैंक को और तमाम आलात को हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने नुकसान पहुँचा दिया। और जब ये खबर सामने आई तो न्यूयॉर्क टाइम्स में और दुनिया भर की मीडिया में अब यह तज्जिया किया जा रहा है, आर्टिकल में लिखा जा रहा है कि इसराइल के लिए हिजबुल्लाह से लड़ना बहुत मुश्किल है, हिजबुल्लाह को इजराइल नहीं हरा सकता है और इजराइल लेबनान में दाखिल नहीं हो सकता है। इजराइल ने यह मंसूबा बनाया था, इजराइल ने यह सोचा था कि सैयद हसन नसरुल्लाह को या हिजबुल्लाह के जो दूसरे बड़े बड़े लीडर और कमांडर्स हैं उनको मारने के बाद, उनको शहीद कर देने के बाद हिजबुल्लाह की ताकत ख़त्म हो जाएगी, हिजबुल्लाह की क़ुव्वत ख़त्म हो जाएगी, हिजबुल्लाह की जो आर्मी है उसके जो फाइटर्स हैं वो बिखर जाएंगे और उनको मुनज़्ज़म कहा जा सकेगा। इजराइल की ये पॉलिसी गलत साबित हुई, इसराइल की स्ट्रेटजी गलत साबित हुई और इन सब की शहादत के बावजूद भी अभी ये भी नहीं पता कि हिजबुल्लाह का मौजूदा सेक्रेटरी जनरल कौन है, कमांडर कौन है, कौन उन्हें गाइड कर रहा है। इन सब के बावजूद मुनज़्ज़म तरीके से हिजबुल्लाह के लड़ाके लड़ रहे हैं, हर जगह जवाब दे रहे हैं। खुद इजराइल के तज्ज़ियाकारों का ये मानना है कि हिजबुल्लाह जो लड़ रही है तो पूरे मुनज़्ज़म अंदाज में लड़ रही है, एक सिस्टम के साथ वो जंग में हिस्सा ले रही है, ऊपर से गाइड किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि मुख्तलिफ बटालियन मौजूद है और ये लोग अपनी मर्जी से जंग कर रहे हैं, जहां जिसने चाहा इजरायली आर्मी पर हमला कर दिया, बल्कि एक एक चीज़ इनको अपडेट की जा रही है, हर चीज़ को कंट्रोल किया जा रहा है कि कैसे लड़ना है, किस तरह मुकाबला करना है। तो पूरी प्लानिंग के साथ हिजबुल्लाह ये जंग लड़ रही है और कमांडर दर कमांडर इनके साथ मौजूद है। ऐसा नहीं है कि एक ऐसी फौज हिजबुल्लाह की इस वक्त जिसका कोई कमांडर इन चीफ नहीं है, जिसका कोई सरबराह नहीं है, लोग महज अपनी मर्जी के मुताबिक जंग में हिस्सा ले रहे हैं और इजरायली सेना को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसके अलावा तज्ज़ियाकारों का यह भी कहना है कि हिजबुल्लाह स्टेट के अंदर एक स्टेट है जो खुद मुख्तार आर्मी है और उसका मकसद अपने मुल्क का दफा करना है, इजराइल की आर्मी को पीछे ढकेलना है, उससे उसके हमला से अपने मुल्क को बचाना है। और इस तरह की जो बागी आर्मी होती है या जो फाइटर्स होते हैं या जो फ्रीडम फाइटर्स कहलाते हैं, इन लोगों के अंदर लड़ने की सलाहियत आर्मी के मुकाबले में ज़्यादा होती है। ये मौत से नहीं डरते हैं, ये शहादत से नहीं डरते हैं, ये अपने वतन की मोहब्बत में हर हद तक चले जाते हैं। इसके मुकाबले में जो स्टेट की ऑफिशियल आर्मी होती है वो उस हिम्मत के साथ, उस जवामर्दी के साथ मुकाबला नहीं कर पाती है। और यही वजह है कि 1 महीना का वक्त गुजर जाने के बावजूद इजरायली सेना लबनान में दाखिल नहीं हो पाई है, इजरायली सेना को वापस लौटना पड़ रहा है। अब इसराइल सिर्फ एयर स्ट्राइक के जरिए बैरूत पर तो हमला कर रहा है, लेकिन इसराइल का जो ख्वाब है लेबनान में दाखिल होना,
2000 तक जिस तरह उसकी आर्मी वहां मौजूद थी, उस तरह दोबारा अपनी आर्मी को लेबनान में भेजना, लेबनान का कंट्रोल हासिल करना, ये इजराइल के लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ये दुनिया भर के तज्जियाकारों का कहना है, कई आर्टिकल में भी लिखा गया। उसके अलावा यह भी लिखा जा रहा है कि अगर इजराइल की आर्मी लेबनान में दाखिल होने में कामयाब हो जाती है, इजराइल की आर्मी लेबनान में ठहर भी जाती है, तब भी हिजबुल्लाह का हमला इजरायली आर्मी पर जारी रहेगा, इजराइल का नुकसान होता रहेगा, इजराइल अपने आप को एस्टेब्लिश नहीं कर पाएगा, अमन नहीं आ पाएगा। इसके अलावा इजराइल का जो सबसे बड़ा मसला है वो नॉर्थ इसराइल का है, जहां 8 से 10 लाख इजराइलियों ने खाली कर दिया है। वो दूसरे इलाकों में रेफ्यूजी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं या बाहर के मुल्कों में चले गए हैं, वो वापस आने को तैयार नहीं, क्योंकि तमाम इलाका, ये सारे लोग हिजबुल्लाह के रहम करम पर हैं। और हिजबुल्लाह ने इन इलाकों में जब रॉकेट से हमला किया, मिसाइल से हमला किया, लगातार इनका नुकसान होता रहा, तो इन लोगों ने एक एक करके पूरा इलाका खाली कर दिया। और इसी वजह से इजराइल ने हिजबुल्लाह पर खतरनाक हमला शुरू किया, बैरूत पर हमला किया, ताकि हिजबुल्लाह कमज़ोर पड़ जाए और नॉर्थ इजराइल में दोबारा लोग वापस आ जाए, नॉर्थ इजराइल डिस्टर्ब ना हो, यहाँ अमन बहाल हो सके। तो ये कभी भी नहीं हो पाएगा। तो हर हाल में इजराइल का ही नुकसान होगा, इजराइल की हार होगी। लेबनान में दाखिल होकर के या लेबनान पर हमला करके इजराइल ने गलती की है, नेतन्याहू ने गलती की है, यही माना जा रहा है। मिसाल में पेश किया जा रहा है कि सद्दाम हुसैन ने या कह लीजिए इराक ने कुवैत पर हमला किया, कुवैत पर कब्जा करने का जो ख्वाब था पूरा नहीं हो सका। या इसी तरह जर्मनी ने सोवियत यूनियन पर कब्जा करने की प्लानिंग की, लेकिन उसमें कामयाबी नहीं मिल सकी। या इसी तरह रूस ने या फिर उसके बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया, कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन लंबी जंग के बावजूद अमेरिका को कामयाबी नहीं मिल सकी, रूस को कामयाबी नहीं मिल सकी। इन फौजों को वापस लौटना पड़ा और दोबारा से अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत है, क्योंकि जो प्लानिंग करके आते हैं, ये जो सोच करके आते हैं, उस सोच में कामयाबी नहीं मिलती। ये एयर स्ट्राइक करते हैं, हमला करते हैं और इनके हमलों में आम सिविलियंस मारे जाते हैं, आम शहरियों की हलाकत होती है। जो असल टारगेट होते हैं उनकी मौत नहीं हो पाती है और दोबारा से मुनज़्ज़म होकर इनको नुकसान पहुंचाते हैं। इनकी इकोनॉमी का नुकसान होता है, इनकी मैशत का नुकसान होता है, इनकी जो आवाम है वो इनके खिलाफ हो जाती है। तो इन मिसालों से लगातार समझाया जा रहा है कि लेबनान पर हमला करके बैरूत की तरफ जंग का महाज खोल करके बिन्यामिन नेतन्याहू ने शदीद गलती की है और उस गलती का खुमियाजा भुगतना पड़ रहा है। और इसी नहज पर लगातार लोग लिख रहे हैं, बोल रहे हैं। मशहूर इंटेलेक्चुअल और दानिश्वर हैं, लगातार मिल्लत टाइम्स के प्लेटफॉर्म पर भी आते हैं, जनाब अमरीश मिश्रा। उन्होंने भी इस हवाले से इस तरह की एक वीडियो बनाई है जिसमें उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह की ताकत कितनी बढ़ चुकी है, इजराइल कितना कमज़ोर पड़ चुका है और किस तरह हिजबुल्लाह अपने ड्रोन को अपग्रेड कर चुका है। इजराइल के एयर डिफेंस का जो सिस्टम है, उसकी जो ताकत है, उससे आगे हिजबुल्लाह ने अपने मिसाइल को अपग्रेड कर लिया है, अपने ड्रोन को अपग्रेड कर लिया है। आप उनकी ये वीडियो सुनिए। नेतन्याहू के घर जो लेबनान से ड्रोन मारा गया है, उसके बारे में जो डिटेल्स आए हैं वो हैरत अंगेज है। देखिए, लेबनान बॉर्डर से नेतन्याहू का वेकेशन होम सिसेरिया करीब 70 किलोमीटर दूर है। जो ड्रोन, एक ड्रोन मारा हिजबुल्लाह ने लेबनान बॉर्डर से, वो करीब एक घंटा इजरायली एयर स्पेस पे टहलता रहा। वो कोई बहुत बड़ा, वो उतना अच्छा ड्रोन नहीं था और ड्रोन और मिसाइल का कॉम्बिनेशन, जिससे हाइफा में जो बिन्यामिना जो बेस गोलानी ब्रिगेड का मारा था हिजबुल्लाह ने, जिसमें कई इजरायली सोल्जर्स मारे गए थे, वैसा नहीं था। ये ड्रोन था, एक घंटा ये इजरायली एयर स्पेस में घूम रहा था। नेतन्याहू के घर के पास जो लेटेस्ट वीडियो आया है, आप विश्वास नहीं करेंगे, नेतन्याहू के घर के पास जो हेलीकॉप्टर सर्वेलेंस के लिए रहते हैं, उन हेलीकॉप्टर्स ने उस ड्रोन को चेस करने की कोशिश की और वो ड्रोन उनको पार कर गया। बिल्कुल ऐसे हेलीकॉप्टर और ऐसे ड्रोन पार कर रहा है। अब आप बताइए, और ये सीधे नेतन्याहू के घर पे लगा। नेतन्याहू उस समय घर पे नहीं थे। उसके बाद वो आए और टेलीविजन पे उन्होंने एक वक्तव्य दिया और कहा कि मैं सेफ हूं। अब आप सोचिए, ये पहले कहां देखा आपने? ये हमास के लीडर्स को, हिजबुल्लाह के लीडर्स को इसी तरीके से कई बार टारगेट करके, ये जो इजराइल की टैक्टिक्स है, आज वही फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस और जो हिजबुल्लाह की फोर्सेस हैं, वो वही टैक्टिक्स नेतन्याहू के खिलाफ इस्तेमाल कर रही हैं। पूरा एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस वही टैक्टिक्स नेतन्याहू के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। जो यह्या सिनवार ने जो 20 साल बिताए इजरायली जेल में, वहां से जो उन्होंने नॉलेज इकट्ठा की इजराइल के बारे में, आज उसी चीज को उल्टा
उसी चीज को इस्तेमाल करके पलटवार इजराइल के खिलाफ हो रहा है। अब होने क्या वाला है, देखिए नेतन्याहू, मैंने क्यों कहा, मैं क्यों कह रहा हूं कि नेतन्याहू अब बच नहीं सकते। उसकी वजह है और उसकी वैज्ञानिक वजह है। उसकी वजह यह है कि ये दूसरा हमला है सिसेरिया पे, एक पहले भी हुआ था। और ये जो पैटर्न है कि बार बार एक आदमी पे हमला करना, चाहे वो सक्सीड ना करे, यही चीज इजराइल ने की हमास लीडर्स पे और भी लीडर्स पे, जो रेजिस्टेंस के लीडर्स थे, कि बार बार उन पे स्ट्राइक करो, 10 बार करो, 12 बार करो, 13 बार करो। उससे होता क्या है, उससे आइसोलेशन होता है। वो जो आदमी जिसको आप स्ट्राइक कर रहे हैं वो आइसोलेट होगा। दो चीजें होंगी, या तो वो आइसोलेट होगा, अंडरग्राउंड जाएगा, या वो बाहर निकलेगा। अब जैसे नेतन्याहू आज बाहर निकले, उनको बाहर निकलना पड़ा। और ये जो चीज है, यही चीज यहिया सिनवार ने अवॉइड कर दी। यहिया सिनवार के ऊपर भी इतने हमले हुए, लेकिन यहिया सिनवार ने वो गलती नहीं की। ना वो आइसोलेट हुए और ना वो इस तरीके से बाहर आए कि भाई उनको जो है कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और किसी ने गोली मार दी। वो लड़ते हुए शहीद हुए। हालांकि मैंने दिन में वीडियो बनाया, सीआईए का भी मानना है कि यहिया सिनवार जिंदा है और ये एक पूरा स्टेज था जिसकी वजह से, और उसकी वजह थी कि अरब मुल्कों में विद्रोह, जो वहां की यूथ है, विद्रोह कर दे। और वो स्थिति लगभग आ गई है, कई अरब मुल्कों में विद्रोह की स्थिति। अभी देखिए, अच्छा, अब ये जो पूरी बात है, नेतन्याहू को आप देखिए, नेतन्याहू को पे बार बार हमला होगा तो क्या होगा, नेतन्याहू या तो छुपेंगे या बाहर आएंगे। बाहर आके वो बंदूक ऐसे आके लड़ेंगे तो है नहीं, अपने शहीद तो होंगे नहीं लड़ते हुए। यहिया सिनवार तो अगर वो लड़ते हुए शहीद हुए तो उनकी मर्जी से वो हुआ, और वो मैसेज देना चाहते थे। मैंने बताया आपको पूरे कल के वीडियो में कि भगत सिंह चाहते थे उनको फांसी हो, क्योंकि उसके बाद भारतीय जनता विद्रोह कर देगी। और यही यहिया सिनवार का भी लॉजिक था। और अगर उन्होंने स्टेज भी किया है तब भी उनका लॉजिक यही है कि इस तरह का इवेंट जिसमें बड़े लेवल पे लोग विद्रोह कर दें। अब देखिए, अब जो पूरी स्थिति है, नेतन्याहू अगर आइसोलेट हुआ, अगर वो बंकर वगैरह में छुपने लगा, तो वो अपनी जनता से और अपने पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट से कट जाएगा। इतने लोग बैठे कि सत्ता सबको प्यारी है। बहुत सारे इजरायली दक्षिणपंथी और वामपंथी, सो कॉल्ड वामपंथी, गाजा के मामले में सब एक है, जो वो लोग जो हैं वो नेतन्याहू, ऐसा नहीं उसका वहां कोई ऑपोजिशन नहीं है। जो राइट विंगर्स हैं, इतमार बेन गिवेर और स्मोत्रिच वगैरह, ये भी ताक में है कि किसी तरीके से नेतन्याहू कमजोर हो, हम सत्ता पे काबिज हो। और उधर ऑपोजिशन जो है, यार लापिड वगैरह, वो भी इस ताक में है। दोनों तरफ से ये घेरेबंदी हो। और अगर नेतन्याहू देखिए धीरे धीरे कटने लगे, अपने शेल में रिट्रीट करने लगे, तो उसके बाद ये होगा कि तख्ता पलट होगा इजराइल में। दूसरी संभावना, नेतन्याहू जैसे बाहर आएंगे, हर हमले के बाद उनको बाहर तो आना पड़ेगा, या वो अंदर घुसे या बाहर आए। अब बाहर आके उनको वो बंदूक लेके तो आएंगे नहीं, जैसे मैंने कहा, वो आएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, या जैसे आ जाए एक वीडियो अपना बनाया डाला, इन्हीं सबसे ट्रेस होता है। ये जो वीडियो वो बना के उन्होंने डाला, उसी से मोसाद ट्रेस करता है। वो टेक्नोलॉजी जो है वो हमास और हिजबुल्लाह के पास आ गई है। और ये हमास और हिजबुल्लाह ने दिखा दिया है कई बार कि वो भी जान गए हैं कि मोबाइल से किस तरह से ट्रेस करते हैं लोकेशन को, और उसके बाद स्ट्राइक होती है। एक दिन ऐसा भी हो सकता है कि नेतन्याहू प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे हो या कहीं भी वीडियो बना रहे हो चुपचाप अपना अलग से, जैसे आज एक अपने किसी घर के आसपास या उसमें, घर में हिम्मत नहीं हुई, अगर देखिए होता तो घर में वीडियो बनाते वो, क्योंकि घर में फिर से स्ट्राइक हो सकती है। वो एक ऐसी जगह थे जहां पीछे एक कुछ वो थे, मतलब वुड्स जिसको कहते हैं, लकड़ी का छोटा सा जंगल टाइप था, आगे उसमें घास थी बिल्कुल साफ सुथरी, वहां वो बना रहे थे जैसे कोई गोल्फ वगैरह, कोई गोल्फ का ग्राउंड हो, उस तरीके की वो वहां पर वीडियो बना रहे थे। अब ये जो वीडियो बनाना है या जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो वो उसमें क्लियर है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की डेजिग्नेटेड जगह है। आप किसी होटल में करेंगे, कहीं करेंगे, सड़क पे तो करने नहीं लगेंगे। सड़क पे भी चलिए मान लीजिए आप करने लगे, तब भी वहां कर सकता है। ये सारी चीजें मैं आपसे बता रहा हूं। नेतन्याहू इज ऑन टारगेट, ही इज ऑन द हिट लिस्ट ऑफ रेजिस्टेंस। वो और हिट लिस्ट पे तो चलिए बहुत लंबे समय से थे। पहले लोग सोचते थे कोई सुसाइड हमला होगा, कुछ इस तरह की चीज होगी जिसमें वो नेतन्याहू को मारे जाने की कोशिश होगी। लेकिन अब 1 घंटा ये ड्रोन
इजरायली एयर स्पेस में था 1 घंटा, और इजरायली हेलीकॉप्टर जिसको चेस करते रह गए वो उनसे हेलीकॉप्टर से आगे निकल गया। इसका वीडियो है पूरा, और उस पर कोई कुछ कर नहीं पाया। नेतन्याहू अपने घर नहीं जा पा रहे हैं, वीडियो भी बना रहे हैं, बाहर से बना रहे हैं। बार बार इस चीज को कहने की जरूरत है। दूसरी बात देखिए कितना खौफ है, देखिए, और क्या एज जो इस समय रेजिस्टेंस के पास है। रेजिस्टेंस ने तोड़ निकाल लिया है, और नेतन्याहू बहुत दिनों तक बच नहीं सकते हैं। यह बात लॉजिक के हिसाब से मैं कह रहा हूं, कोई सेंटिमेंट या बदले की भावना रख के मैं क्या करूंगा, आप ही बताइए। ठीक है, मेरी सिंपैथी और मेरी पूरी तरह से कमिटमेंट वो फिलिस्तीनी कॉज के प्रति है, लेकिन यह कह के मुझे क्या मिलेगा कि कोई एक इंडिविजुअल मारा जाए, चाहे वो जितना बुरा हो, उसके मारने से कोई लेकिन अभी ये जो लॉजिक है, जो सच्चाई है, वो तो मैं बताऊंगा ना आपको कि ये एक ट्रेंड दिखाई पड़ रहा है। जैसे मैंने बताया था 12 अक्टूबर को यह सिनवार बाहर आए, तो उसी तरीके से ये भी मुझे बताना पड़ेगा कि ये जो नेतन्याहू के साथ हो रहा है, ये किस चीज की सेटिंग हो रही है। ये पूरी प्लानिंग और सेटिंग हो रही है कि किसी भी तरीके की नेतन्याहू को सीधे टारगेट बनाया जाएगा। कोई भी अब उनकी स्थिति रुक नहीं सकती। उसके बाद देखिए आज और क्या हुआ। आज हिजबुल्लाह ने जो दिन में रॉकेट्स छोड़े, 100 रॉकेट से ऊपर, उसमें जो एक वीडियो है, खासतौर पे एक एकड़ जो इजरायली सेटलमेंट है, जहां एक इजरायली सेटलर मारा गया, 5 घायल हो गए, वहां कारों का काफिला जा रहा है, और कारों के काफिले के ऊपर धाड़ से एक M80 रॉकेट छोड़ा है। इस बार M80 ये नए किस्म का रॉकेट है, ये हिजबुल्लाह ने छोड़ा, उसके स्पेसिफिकेशन भी दिए हैं। तो वो जो एक पूरी कार ब्लास्ट हो गई। उसके बाद दूसरा रॉकेट उसी जगह एकड़ में एक घर में स्ट्राइक किया। वो पूरा घर तहस नहस है, उसमें आग, उसका वीडियो आया है मेरे एक्स हैंडल पे। वो घर पूरी तरह से तहस नहस है, खत्म हो गया है। उसी में इजरायली सेटलर्स घायल हुए, और जो एक मारा गया वो कार में सफर कर रहा था जब सीधे लगा। उसके बाद देखिए सफद में 13 इजरायली सेटलर्स घायल हुए, 2 मारे गए। उसके बाद देखिए श्लोमी में जो रॉकेट, जिस तरीके से जो पूरा वीडियो में दिखता है, जिस तरह से रॉकेट आके धाड़ से घुसा है एक घर में। अब आप सोचिए वो घर जो है वो कितना टारगेटेड था। वो घर एक रिटायर्ड IDF पर्सनल का था जो नरसंहार की बातें करता था, और वहां भी जो वो खुद घायल हो गया है, और उसके 2 जो उसके बॉडीगार्ड्स थे वो भी घायल है, तीनों घायल है। उसके साथ और भी आप देखिए जिवलम में एक बड़ी स्ट्राइक की है हिजबुल्लाह ने। आज का दिन जो 19 अक्टूबर 2024 है, ये इसलिए भी खास है कि हिजबुल्लाह के जो फाइटर्स हैं उन्होंने इजराइल को जमीनी लड़ाई में इतना पीछे कर दिया कि जमीनी लड़ाई में आज इजराइल कोई कुछ भी नहीं कर पाया। अच्छा, इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको ये जरूर शुरू में मुझे कहना चाहिए था कि फिर वही हो रहा है कि जो हमारे वीडियो का लेंथ है उसके हिसाब से आप इसको पूरा देखिए। बहुत जरूरी है कि आप लोग पूरा देखिए, क्योंकि अगर 12 मिनट का वीडियो है, 18 मिनट का वीडियो है, इसको पूरा देखिए अंत तक। स्पेशली जो शुरू में हमारे साथ आते हैं वो इसको पूरा देखें, क्योंकि इसमें वरना यूट्यूब रिकमेंडेशंस जो हैं वो इस तरह से कम हो जाते हैं। और ये चैनल देखिए सस्पेंड होने के बाद फिर से बढ़ रहा है, 42,000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। हमें जल्दी से जल्दी 60,000 1 लाख तक पहुंचना है। तो ये देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट हमारा जो चैनल है इस समय हिंदी में एक रेजिस्टेंस की आवाज है हिंदुस्तान में, आप जानते हैं इस बात को। अब देखिए, अब जो तीसरी घटना जो रमल्ला में हुई, वेस्ट बैंक में, रमल्ला में क्या हुआ? रमल्ला में जो एक ओफर जगह है, वहां पर मतलब IDF की एक वैन खड़ी है, उसके आगे एक कार है, और एकदम से वीडियो में जैसे बस 7 सेकंड का वीडियो, एकदम से धाड़ से एक कार आती है और सीधे वो IDF की वैन में रैम कर जाती है। और उसमें जो है 2 IDF के सैनिक बुरी तरह से घायल हैं, बाकी उसमें 2 सदमे से पूरा हार्ट अटैक उनको हुआ, वो भी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। ये देखिए, क्योंकि उनके एकदम पास से कार गुजरी। अब एक बार हम लोग फिर गाजा चलते हैं। गाजा में यह्या सिनवार की शहादत के बाद आज जो जबलिया में हुआ, ये कैसे संभव है? क्या हुआ जबलिया में? जबलिया आप जानते हैं, क्लोज मिलिट्री जोन इजराइल बनाना चाहता है।
नरसंहार कर रहा है। आज भी उसने कई फिलिस्तीनी सिविलियंस को मारे। पिछले 15 दिनों में केवल जबलिया में उसने 500 से ऊपर फिलिस्तीनी सिविलियंस को उसने मारा है, उसमें अधिकांश महिलाओं बच्चे। लेकिन रेजिस्टेंस भी वहीं इस बार टिका हुआ है, जनता भी टिकी हुई है कि ये नहीं हटेंगे यहां से, और रेजिस्टेंस भी एक के बाद एक मार कर रहा है। आज जबलिया जो कैंप है, जहां सबसे घनी आबादी है और जहां नरसंहार इजराइल करता है, क्योंकि इजराइल 2 तरह से नरसंहार जबलिया में कर रहा है, आकाश से तो कर ही रहा है और उसके साथ उसके ग्राउंड सोल्जर्स भी कर रहे हैं। तो एक कॉरिडोर सोचिए आप, एक कॉरिडोर है, उस कॉरिडोर को पहले से हमास ने उसमें एक्सप्लोजिव्स बिछा दिए और उन्होंने पत्थर मार के इस तरह से गोलियां चला के इजरायली फोर्स को एक ल्यूर किया, उनको लुभाया। वो अंदर घुसे, कॉरिडोर में जैसे ही वो घुसते हैं वो डेटोनेट कर जाता, उसमें एक्सप्लोजिव्स थे वो। लेकिन ये केवल पहला चरण है। दूसरे चरण में उनको बचाने जो एक रेस्क्यू फोर्स आती है, जैसे पहले इंस्टेंस में मान लीजिए 6 इजरायली सोल्जर्स घुसे, दूसरे इंस्टेंस में उनको बचाने की रेस्क्यू टीम वो भी करीब 4 लोगों की, वो सब अपना साजो सामान स्ट्रेचर वेचर लेके आए। जैसे ही वो आए, वहां पर हमास के फाइटर्स पहले से तैयार थे, उन्होंने स्नाइपिंग ऑपरेशन किया, वहां उनको मार गिराया। उसके बाद तीसरी फोर्स आई उन दोनों को बचाने, वो जरा बड़ी थी, 15 से 16 इजरायली सैनिकों की। वो जैसे ही जबलिया कैंप के एंट्रेंस में घुसी है, उस पे मोटर गोले दाग दिए। एक क्लोज रेंज में मोटर गोले नहीं दागे जाते हैं। ये इनोवेशन है, ये रेजिस्टेंस का इनोवेशन है। मोटर रॉकेट एक लंबे, उसमें मान लीजिए आपको करीब 500 मीटर की रेंज में या 1 किलोमीटर की रेंज में कुछ करना है तो आप करिए। ये नहीं कि 10-15, आप अगर 10 और 20 मीटर की रेंज में, एक तो खुद को भी खतरा है और दूसरा वो जो है ब्लास्ट होगा, उससे कुछ आसपास के लोग भी मारे जा सकते हैं। लेकिन ये जोखिम लड़ाई में उठाया जाता है, बहुत ही दिलेर। ये रशिया ने स्टालिनग्राद की जो लड़ाई थी, जिसमें हिटलर को पटखनी दी थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, उसमें रशिया ने क्लोज क्वार्टर्स से मोटर्स छोड़े थे। और क्लोज क्वार्टर्स से जो मोटर्स छोड़ने का असर होता है वो बड़ा भयंकर होता है, क्योंकि वो जो मौत होती है जिसपे वो गोले पड़ते हैं, उसके हाथ और पैर जो हैं वो जब फटते हैं, जब वो शरीर से अलग हो जाते हैं, तो वो एक अलग नजारा होता है। और वही हुआ इजरायलियों के साथ, वही हुआ आईडीएफ के सोल्जर्स के साथ कि चीथड़े उड़ गए। और इससे जो आप सोचिए, यहिया सिनवार की शहादत के 1 दिन बाद इस तरीके का एक मंजर सामने आया, और उससे क्या मैसेज गया, उससे मतलब एक पूरे के पूरे जगह, सब जगह एक अजीब तरीके का उत्साह सब जगह देखने को मिला। वेस्ट बैंक में भी, जहां बलाता में आज फिर लड़ाई हुई, वहां पर हमास के और पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस की फोर्सेस ने चुन के मारा। उसके बाद ट्यूबस में आज जो दोबारा घुसने की कोशिश की, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी ने ट्यूबस में कुछ घरों में, एक घर में, एक आइसोलेटेड सा घर है, वहां पर कुछ फिलिस्तीनी फाइटर्स को घेर लिया और उन पे गोलियां बरसा रहे थे। और जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के गद्दार लोग हैं, उनके ऊपर पीछे से ड्रोन मारा, और ड्रोन मारा रेजिस्टेंस ने ड्रोन मारा। सोचिए, ये बहुत कम होता है रेजिस्टेंस। देखिए, अभी तक इजराइल के ऊपर उसने कुछ ड्रोन छोड़े हैं कुछ, लेकिन ज्यादातर रॉकेट्स मारता है। उसने ड्रोन मारा, ड्रोन को वो समझ ही नहीं पाए, और वो जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के लोग थे जो ट्यूबस के उस घर को घेरे हुए थे, भाग खड़े हुए, मतलब कहीं अता पता उनका नहीं था। और उसमें से बाद में खबर आई कि 2 को तो फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने निपटा दिया। तो ये देखिए जो एक एक करके घटनाएं हो रही हैं। अब फिर हम लोग चलते हैं गाजा में। राफा में फिर से एक बड़ी घटना हुई, जब एक आईडीएफ बुलडोजर और 2 मरकवा टैंक्स पे हमले हुए और वो पार्शियली नष्ट हो गए। जबलिया में लेकिन जो मरकवा टैंक पे हमला हुआ, इस घटना के बाद, जो जबलिया की मेन घटना है, उसके बाद जो हुआ, उसमें जो है करीब एक पूरा मरकवा टैंक, उस पे 4 आरपीजी शेल्स एक के बाद एक पड़े, वो पूरा ब्लास्ट कर गया, पूरा का पूरा ब्लास्ट कर गया। उसके बाद देखिए यमन ने जो आज मैंने पहले वीडियो में आज बताया था शायद आपको, कि मेगलोपोलिस नाम की एक बड़ा
एक टैंकर है, शिप है, उस पर हमला किया था, उसके बारे में और खबर आई है कि वो ऐसा हमला हुआ है कि मतलब शिप का एक हिस्सा पूरा कट गया है। मतलब शिप है पूरी, उससे एक हिस्सा उसका डिटैच हो गया है। अब ये कैसे हुआ? अब ये यमन ड्रोन्स मारता है, यमन और तरीकों से वो करता है, लेकिन एक हिस्सा डिटैच कैसे हो गया ये तो कोई बताए। अब ये जो देखिए बात है, जो इजराइल कहता है कि हम 7 फ्रंट पे लड़ाई लड़ रहे हैं, यमन नंबर 1, गाजा नंबर 2, वेस्ट बैंक नंबर 3, लेबनान नंबर 4, इराक नंबर 5, सीरिया नंबर 6, ईरान नंबर 7 फ्रंट की लड़ाई लड़ रहा है इजराइल कहता है। लेकिन उसको अगर पलट दो उस स्टेटमेंट को, तो 7 फ्रंट, तुम 7 जगह से घिरे हो ना। सच्चाई क्या है? तुम 7 जगह से घिरे हो और ये तुम्हें अंदर से ऐसे करके तुम्हें पूरा दबा रहे हैं ना। तुम्हारी ही टैक्टिक्स सीख के कुछ हद तक और अपनी ओरिजिनल टैक्टिक्स यूज करके तुम्हें अपनी उसमें पूरी मुट्ठी में दबा रहे हैं, तुम्हारा रस निकाल रहे हैं बिल्कुल ऐसे। और तुम्हारा जैसे एक नींबू से टप टप करके वो निकलता है रस, उसी तरीके से तुम्हारे पूरे देश से टप टप करके खून बह रहा है, रिसोर्सेस तुम्हारे नष्ट हो रहे हैं, धातु तुम्हारे नष्ट हो रहे हैं, तुम्हारे बहुत सारे जो मिनरल्स हैं वो नष्ट हो रहे हैं। ये सारी चीजें, बड़े बड़े मिनरल कैंप्स जो इजराइल के साइट्स हैं, मिनरल साइट्स, जहां से वो अपना, हालांकि जैसे ये आयरन है या इस तरह की चीजें वो इंपोर्ट करता है, लेकिन वहां भी साइट्स हैं, ऐसा नहीं है, वहां भी साइट्स हैं। कुछ और भी मिनरल्स के, जैसे बॉक्साइट के कुछ इस तरह के साइट्स हैं इजराइल में, कॉपर के भी कुछ साइट्स हैं, वो ऑलरेडी नष्ट हो चुके हैं। उसकी खबर भी आज ही आई है। अब ये सब खबरें क्या है कि भाई लोग कहते हैं कि इससे लोग बोर हो जाते हैं, लेकिन सच्चाई देखिए, सच्चाई से कभी बोर नहीं होना चाहिए। सच्चाई है, हर एक चीज में आपको सच्चाई के साथ रहना है। अमरीश मिश्रा स्पीक्स में भी देखिए हम आपको ये लगातार बताते हैं, और फिर से मैं गुजारिश करूंगा आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और इसकी बातों को आगे बढ़ाइए। तो आपने सुना अमरीश मिश्रा को, इन्होंने पूरी तफसील दी है, पूरी जानकारी दी है और आपको बताया कि किस तरह हिजबुल्लाह से लड़ना इजराइल के लिए मुश्किल हो रहा है। और ये बातें मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ या खुद अमरीश मिश्रा नहीं कह रहे हैं, बल्कि जो बड़े बड़े तज्जिया निगार हैं, जो जंग की पॉलिसी पर नज़र रखते हैं, जो वेस्ट में बैठे हैं, वो भी ये मान रहे हैं कि लबनान पर हमला करना इजराइल की संगीन गलती है और हिजबुल्लाह ने अब खुलकर बदला लेना शुरू कर दिया है। और इजराइल ने जो खाका बनाया था, जो प्लान तैयार किया था कि सैयद हसन नसरुल्लाह और उनके दूसरे तमाम आला कमांडरों को शहीद कर देने के बाद, मार देने के बाद हिजबुल्लाह ख़त्म हो जाएगा, उसकी आर्मी बिखर जाएगी, वो एजेंडा इजराइल का नाकाम साबित हुआ और हिजबुल्लाह का जो पलटवार है वो इजराइल को भारी पड़ रहा है। अमेरिका की तरफ से आने वाला डिफेंस मिसाइल सिस्टम भी इजराइल को हिजबुल्लाह के ड्रोन से बचाने में नाकाम साबित हो रहा है। द टाइम्स में खुशामदीद। हिजबुल्लाह ने इसराइल पर एक और ख़तरनाक और तबाहकुन हमला किया है। इसराइल में ज़बरदस्त तबाही मची है। 15 इजराइली सेना के मरने और घायल होने की खबर सामने आ रही है और हिजबुल्लाह का हमला इसराइल पर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हिजबुल्लाह के हमलों में शिद्दत आती जा रही है। इससे पहले 13 अक्टूबर को हिजबुल्लाह ने कामयाब ड्रोन अटैक किया था, जिसमें हिजबुल्लाह ने एक इसराइल के मिलिट्री बेस को निशाना बनाया और उसमें 20 से ज़्यादा इजराइली सेना की हलाकत हुई, 70 के करीब जख्मी हो गए और उस हमला ने इजराइल की कमर हिला दी। इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम हो गया, इजराइल का आयरन डोम भी नाकाम साबित हुआ। उसके बाद कल की खबर है जब हिजबुल्लाह ने ड्रोन के जरिए कामयाब हमला किया और इजराइल के वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू के घर को निशाना बनाया। और कल भी दुनिया भर की मीडिया ने इस वाक़या को नोटिस में लिया और रिपोर्ट किया कि इजराइल का आयरन डोम अब नाकाम हो चुका है। इजराइल के 3 लेयर में मौजूद एयर डिफेंस सिस्टम को भी हिजबुल्लाह ने नाकाम बना दिया है और हिजबुल्लाह की टेक्नोलॉजी इजराइल की टेक्नोलॉजी से आगे बढ़ गई है, मजबूत हो गई है। इजराइल को हाल ही में अमेरिका ने अपना थाड भेजा है, वो थाड भी हिजबुल्लाह के हमलों से इजराइल को बचाने में नाकाम साबित हुआ है। और उसी हमले के बाद इजराइल के वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू ने ट्वीट किया और ट्वीट करते हुए बिन्यामिन नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह को सीधे सीधे धमकी दी है, ईरान को धमकी दी और कहा मुझे मारने की, मेरे घर पर हमला करने की बहुत भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी, हम इसको बर्दाश्त
बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। लेकिन हिजबुल्लाह इस तरह की धमकियों की जद में नहीं आ रहे हैं, उनका हमला बढ़ता जा रहा है। आगे मजीद डिटेल्स बताएंगे, लेकिन ये जो ताज़ा हमला हिजबुल्लाह ने किया है शनिचर इतवार को, उस हमले की डिटेल से सामने आई है कि इजराइल के अल जलील के एरिया में हिजबुल्लाह ने रॉकेट से हमला किया और इस रॉकेट के हमले में इजरायली फौजियों का नुकसान हुआ। इसके अलावा इजराइल में हैफा का जो एरिया है उसके आसपास के इलाकों में भी रॉकेट से हमला किया और यह हमला भी कामयाब रहा। फिर मिसाइल से भी हमला किया और मिसाइल हमला भी हिजबुल्लाह का कामयाब रहा। इसके अलावा करियात, शमोना और हैफा में जो इजराइल के फौजी अड्डे हैं यहाँ पर भी मिसाइल से हमला किया और हमला भी हिजबुल्लाह का कामयाब रहा। इसके अलावा लबनान की सरहदों के मुख्तलिफ पॉइंट पर लगातार इजरायली आर्मी ने दाखिल होने की कोशिश की और हर जगह हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने, फाइटर्स ने रोक दिया और अंदर दाखिल नहीं होने दिया। इजराइल की फौजी गाड़ियों को, उसके टैंक को और तमाम आलात को हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने नुकसान पहुँचा दिया। और जब ये खबर सामने आई तो न्यूयॉर्क टाइम्स में और दुनिया भर की मीडिया में अब यह तज्जिया किया जा रहा है, आर्टिकल में लिखा जा रहा है कि इस्राइल के लिए हिजबुल्लाह से लड़ना बहुत मुश्किल है, हिजबुल्लाह को इजराइल नहीं हरा सकता है और इजराइल लबनान में दाखिल नहीं हो सकता है। इजराइल ने यह मंसूबा बनाया था, इजराइल ने यह सोचा था कि सैयद हसन नसरुल्लाह को या हिजबुल्लाह के जो दूसरे बड़े बड़े लीडर और कमांडर्स हैं उनको मारने के बाद, उनको शहीद कर देने के बाद हिजबुल्लाह की ताकत ख़त्म हो जाएगी, हिजबुल्लाह की क़ुव्वत ख़त्म हो जाएगी, हिजबुल्लाह की जो आर्मी है, उसके जो फाइटर्स हैं वो बिखर जाएंगे और उनको मुनज़्ज़म नहीं किया जा सकेगा। इजराइल की ये पॉलिसी गलत साबित हुई, इजराइल की स्ट्रेटजी गलत साबित हुई और इन सब की शहादत के बावजूद भी अभी ये भी नहीं पता कि हिजबुल्लाह का मौजूदा सेक्रेटरी जनरल कौन है, कमांडर कौन है, कौन उन्हें गाइड कर रहा है। इन सब के बावजूद मुनज़्ज़म तरीके से हिजबुल्लाह के लड़ाके लड़ रहे हैं, हर जगह जवाब दे रहे हैं। खुद इजराइल के तज्ज़ियाकारों का यह मानना है कि हिजबुल्लाह जो लड़ रही है तो पूरे मुनज़्ज़म अंदाज में लड़ रही है, एक सिस्टम के साथ वो जंग में हिस्सा ले रही है, ऊपर से गाइड किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि मुख्तलिफ बटालियन मौजूद है और ये लोग अपनी मर्जी से जंग कर रहे हैं, जहां जिसने चाहा इजरायली आर्मी पर हमला कर दिया, बल्कि एक एक चीज़ इनको अपडेट की जा रही है, हर चीज़ को कंट्रोल किया जा रहा है कि कैसे लड़ना है, किस तरह मुकाबला करना है। तो पूरी प्लानिंग के साथ हिजबुल्लाह ये जंग लड़ रही है और कमांडर इनके साथ मौजूद है। ऐसा नहीं है कि एक ऐसी फौज हिजबुल्लाह की इस वक्त जिसका कोई कमांडर इन चीफ नहीं है, जिसका कोई सरबराह नहीं है, लोग महज अपनी मर्जी के मुताबिक जंग में हिस्सा ले रहे हैं और इजरायली सेना को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसा नहीं है। इसके अलावा तज्जियाकारों का यह भी कहना है कि हिजबुल्लाह स्टेट के अंदर एक स्टेट है जो खुद मुख्तार आर्मी है और उसका मकसद अपने मुल्क का दफा करना है, इजराइल की आर्मी को पीछे ढकेलना है, उससे, उसके हमला से अपने मुल्क को बचाना है। और इस तरह की जो बागी आर्मी होती है या जो फाइटर्स होते हैं या जो फ्रीडम फाइटर्स कहलाते हैं, इन लोगों के अंदर लड़ने की सलाहियत आर्मी के मुकाबले में ज़्यादा होती है। ये मौत से नहीं डरते हैं, ये शहादत से नहीं डरते हैं, ये अपने वतन की मोहब्बत में हर हद तक चले जाते हैं। इसके मुकाबले में जो स्टेट की ऑफिशियल आर्मी होती है वो उस हिम्मत के साथ, उस जवामर्दी के साथ मुकाबला नहीं कर पाती है। और यही वजह है कि 1 महीना का वक्त गुजर जाने के बावजूद इजरायली सेना लबनान में दाखिल नहीं हो पाई है, इजरायली सेना को वापस लौटना पड़ रहा है। अब इजराइल सिर्फ एयर स्ट्राइक के जरिए बैरूत पर तो हमला कर रहा है, लेकिन इजराइल का जो ख्वाब है लेबनान में दाखिल होना, 2000 तक जिस तरह उसकी आर्मी वहाँ मौजूद थी उस तरह दोबारा अपनी आर्मी को लबनान में भेजना, लबनान का कंट्रोल हासिल करना, ये इजराइल के लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ये दुनिया भर के तज्जियाकारों का कहना है, कई आर्टिकल में भी लिखा गया। उसके अलावा ये भी लिखा जा रहा है कि अगर इजराइल की आर्मी लबनान में दाखिल होने में कामयाब हो जाती है, इजराइल की आर्मी लबनान में ठहर भी जाती है, तब भी हिजबुल्लाह का हमला इजरायली आर्मी पर जारी रहेगा, इजराइल का नुकसान होता रहेगा, इजराइल अपने आप को एस्टेब्लिश नहीं कर पाएगा, अमन नहीं आ पाएगा। इसके अलावा इजराइल का जो सबसे बड़ा मसला है वो नॉर्थ इसराइल का है, जहां 8 से 10 लाख इजराइलियों ने खाली कर दिया है। वो दूसरे इलाकों में रेफ्यूजी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं या बाहर के मुल्कों में चले गए हैं, वो वापस आने को तैयार नहीं, क्योंकि तमाम इलाका, ये सारे लोग हिजबुल्लाह के रहम करम पर हैं। और हिजबुल्लाह ने इन इलाकों में जब रॉकेट से हमला किया, मिसाइल से हमला किया, लगातार इनका नुकसान होता रहा, तो इन लोगों ने एक एक करके पूरा इलाका खाली कर दिया। और इसी वजह से इजराइल ने हिजबुल्लाह
हिजबुल्लाह पर खतरनाक हमला शुरू किया, बैरूत पर हमला किया ताकि हिजबुल्लाह कमज़ोर पड़ जाए और नॉर्थ इजराइल में दोबारा लोग वापस आ जाए, नॉर्थ इजराइल डिस्टर्ब ना हो, यहाँ अमन बहाल हो सके, तो ये कभी भी नहीं हो पाएगा। तो हर हाल में इजराइल का ही नुकसान होगा, इजराइल की हार होगी। लेबनान में दाखिल होकर के या लेबनान पर हमला करके इजराइल ने गलती की है, नेतन्याहू ने गलती की है, यही माना जा रहा है। मिसाल में पेश किया जा रहा है कि सद्दाम हुसैन ने या कह लीजिए इराक ने कुवैत पर हमला किया, कुवैत पर कब्जा करने का जो ख्वाब था पूरा नहीं हो सका। या इसी तरह जर्मनी ने सोवियत यूनियन पर कब्जा करने की प्लानिंग की लेकिन उसमें कामयाबी नहीं मिल सकी। या इसी तरह रूस ने या फिर उसके बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया, कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन लंबी जंग के बावजूद अमेरिका को कामयाबी नहीं मिल सकी, रूस को कामयाबी नहीं मिल सकी। इन फौजों को वापस लौटना पड़ा और दोबारा से अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत है, क्योंकि जो प्लानिंग करके आते हैं, ये जो सोच करके आते हैं, उस सोच में कामयाबी नहीं मिलती। ये एयर स्ट्राइक करते हैं, हमला करते हैं और इनके हमलों में आम सिविलियंस मारे जाते हैं, आम शहरियों की हलाकत होती है। जो असल टारगेट होते हैं उनकी मौत नहीं हो पाती है और दोबारा से मुनज़्ज़म होकर इनको नुकसान पहुंचाते हैं। इनकी इकोनॉमी का नुकसान होता है, इनकी मैशत का नुकसान होता है, इनकी जो आवाम है वो इनके खिलाफ हो जाती है। तो इन मिसालों से लगातार समझाया जा रहा है कि लेबनान पर हमला करके बैरूत की तरफ जंग का महाज खोल करके बिन्यामिन नेतन्याहू ने शदीद गलती की है और उस गलती का खुमियाजा भुगतना पड़ रहा है। और इसी नहज पर लगातार लोग लिख रहे हैं, बोल रहे हैं। मशहूर इंटेलेक्चुअल और दानिश्वर हैं, लगातार मिल्लत टाइम्स के प्लेटफॉर्म पर भी आते हैं, जनाब अमरीश मिश्रा। उन्होंने भी इस हवाले से इस तरह की एक वीडियो बनाई है जिसमें उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह की ताकत कितनी बढ़ चुकी है, इजराइल कितना कमज़ोर पड़ चुका है और किस तरह हिजबुल्लाह अपने ड्रोन को अपग्रेड कर चुका है। इजराइल के एयर डिफेंस का जो सिस्टम है, उसकी जो ताकत है, उससे आगे हिजबुल्लाह ने अपने मिसाइल को अपग्रेड कर लिया है, अपने ड्रोन को अपग्रेड कर लिया है। आप उनकी ये वीडियो सुनिए। नेतन्याहू के घर जो लेबनान से ड्रोन मारा गया है उसके बारे में जो डिटेल्स आए हैं वो हैरत अंगेज हैं। देखिए, लेबनान बॉर्डर से नेतन्याहू का वेकेशन होम सिसेरिया करीब 70 किलोमीटर दूर है। जो ड्रोन, एक ड्रोन मारा हिजबुल्लाह ने लेबनान बॉर्डर से, वो करीब एक घंटा इजरायली एयर स्पेस पे टहलता रहा। वो कोई बहुत बड़ा, वो उतना अच्छा ड्रोन नहीं था जिससे, और ड्रोन और मिसाइल का कॉम्बिनेशन जिससे हाइफा में जो बिन्यामिना जो बेस गोलानी ब्रिगेड का मारा था हिजबुल्लाह ने, जिसमें कई इजरायली सोल्जर्स मारे गए थे, वैसा नहीं था। ये ड्रोन था, एक घंटा ये इजरायली एयर स्पेस में घूम रहा था। नेतन्याहू के घर के पास जो लेटेस्ट वीडियो आया है, आप विश्वास नहीं करेंगे, नेतन्याहू के घर के पास जो हेलीकॉप्टर सर्वेलेंस के लिए रहते हैं, उन हेलीकॉप्टर्स ने उस ड्रोन को चेस करने की कोशिश की और वो ड्रोन उनको पार कर गया। बिल्कुल ऐसे हेलीकॉप्टर और ऐसे ड्रोन पार कर रहा है। अब आप बताइए, और ये सीधे नेतन्याहू के घर पे लगा। नेतन्याहू उस समय घर पे नहीं थे। उसके बाद वो आए और टेलीविजन पे उन्होंने एक वक्तव्य दिया और कहा कि मैं सेफ हूं। अब आप सोचिए, ये पहले कहां देखा आपने? ये हमास के लीडर्स को, हिजबुल्लाह के लीडर्स को इसी तरीके से कई बार टारगेट करके, ये जो इजराइल की टैक्टिक्स है, आज वही फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस और जो हिजबुल्लाह की फोर्सेस हैं, वो वही टैक्टिक्स नेतन्याहू के खिलाफ इस्तेमाल कर रही हैं। पूरा एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस वही टैक्टिक्स नेतन्याहू के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। जो यह्या सिनवार ने जो 20 साल बिताए इजरायली जेल में, वहां से जो उन्होंने नॉलेज इकट्ठा की इजराइल के बारे में, आज उसी चीज को इस्तेमाल करके पलटवार इजराइल के खिलाफ हो रहा है। अब होने क्या वाला है? देखिए, नेतन्याहू, मैं क्यों कह रहा हूं कि नेतन्याहू अब बच नहीं सकते। उसकी वजह है, और उसकी वैज्ञानिक वजह है। उसकी वजह यह है कि ये दूसरा हमला है सिसेरिया पे, एक पहले भी हुआ था। और ये जो पैटर्न है कि बार बार एक आदमी पे हमला करना, चाहे वो सक्सीड ना करे, यही चीज इजराइल ने की हमास लीडर्स पे और भी लीडर्स पे, जो रेजिस्टेंस के लीडर्स थे, कि बार बार उन पे स्ट्राइक करो, 10 बार करो, 12 बार करो, 13 बार करो। उससे होता क्या है? उससे आइसोलेशन होता है। वो जो आदमी जिसको आप स्ट्राइक कर रहे हैं वो आइसोलेट होगा। दो चीजें होंगी, या तो वो आइसोलेट होगा, अंडरग्राउंड जाएगा, या वो बाहर निकलेगा। अब जैसे नेतन्याहू आज बाहर निकले, उनको बाहर निकलना पड़ा।
और ये जो चीज है, यही चीज यहिया सिनवार ने अवॉइड कर दी। यहिया सिनवार के ऊपर भी इतने हमले हुए, लेकिन यहिया सिनवार ने वो गलती नहीं की, ना वो आइसोलेट हुए और ना वो इस तरीके से बाहर आए कि भाई उनको जो है कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और किसी ने गोली मार दी। वो लड़ते हुए शहीद हुए। हालांकि मैंने दिन में वीडियो बनाया, सीआईए का भी मानना है कि यहिया सिनवार जिंदा है और ये एक पूरा स्टेज था जिसकी वजह से, और उसकी वजह थी कि अरब मुल्कों में विद्रोह, जो वहां की यूथ है विद्रोह कर दे, और वो स्थिति लगभग आ गई है। कई अरब मुल्कों में विद्रोह की स्थिति अभी देखिए। अच्छा, अब ये जो पूरी बात है, नेतन्याहू को आप देखिए, नेतन्याहू को पे बार बार हमला होगा तो क्या होगा? नेतन्याहू या तो छुपेंगे या बाहर आएंगे। बाहर आके वो बंदूक ऐसे आके लड़ेंगे तो है नहीं, अपने शहीद तो होंगे नहीं लड़ते हुए। यहिया सिनवार तो अगर वो लड़ते हुए शहीद हुए तो उनकी मर्जी से वो हुआ, और वो मैसेज देना चाहते थे। मैंने बताया आपको पूरे कल के वीडियो में कि भगत सिंह चाहते थे उनको फांसी हो, क्योंकि उसके बाद भारतीय जनता विद्रोह कर देगी, और यही यहिया सिनवार का भी लॉजिक था। और अगर उन्होंने स्टेज भी किया है तब भी उनका लॉजिक यही है कि इस तरह का इवेंट जिसमें बड़े लेवल पे लोग विद्रोह कर दें। अब देखिए, अब जो पूरी स्थिति है, नेतन्याहू अगर आइसोलेट हुआ, अगर वो बंकर वगैरह में छुपने लगा, तो वो अपनी जनता से और अपने पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट से कट जाएगा। इतने लोग बैठे कि सत्ता सबको प्यारी है। बहुत सारे इजरायली दक्षिणपंथी और वामपंथी, सो कॉल्ड वामपंथी, गाजा के मामले में सब एक है, जो वो लोग जो हैं वो नेतन्याहू, ऐसा नहीं उसका वहां कोई ऑपोजिशन नहीं है। जो राइट विंगर्स हैं, इतमार बेन गिवेर और स्मोत्रिच वगैरह, ये भी ताक में है कि किसी तरीके से नेतन्याहू कमजोर हो, हम सत्ता पे काबिज हो, और उधर ऑपोजिशन जो है यार लापिड वगैरह, वो भी इस ताक में है। दोनों तरफ से ये घेरेबंदी है। और अगर नेतन्याहू देखिए धीरे धीरे कटने लगे, अपने शेल में रिट्रीट करने लगे, तो उसके बाद यह होगा कि तख्ता पलट होगा इजराइल में। दूसरी संभावना, नेतन्याहू जैसे बाहर आएंगे, हर हमले के बाद उनको बाहर तो आना पड़ेगा, या वो अंदर घुसे या बाहर आए। अब बाहर आके उनको वो बंदूक लेके तो आएंगे नहीं, जैसे मैंने कहा, वो आएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, या जैसे आ जाए एक वीडियो अपना बनाया डाला। इन्हीं सबसे ट्रेस होता है। ये जो वीडियो वो बना के उन्होंने डाला, उसी से मोसाद ट्रेस करता है। वो टेक्नोलॉजी